स्टोर प्रोसीजर। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोर प्रोसीजर। हम पिछले बार जहाँ से आगे थे, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। ये आईएफडी के ऊपर डिस्कशन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। कहाँ गया स्टोर प्रोसीजर? फैक्ट्री अकाउंटिंग, लेबर अकाउंटिंग। और ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं भैया। एमसीओ, एमसीओ का फुल फॉर्म मटेरियल कंट्रोल ऑफिस। नाम से ही जाहिर है कि ये फैक्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है, रखा हुआ है, उसको इशू करने के लिए और किसको कितना देना है, उसको कंट्रोल करने के लिए एमसीओ ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हमने जैसे कि पढ़ा कि हमें वारंट मिलता है, मटेरियल ड्रॉ करने के लिए हमें डिमांड नोट देते हैं, तो स्टोर माल इश्यू करता है। इसके बीच में एक प्रोसेस ये आई कि इसको देखिए इस तरीके से स्टोर डिमांड नोट और ये किसके बेस पे बना? वारंट के। इसके पहले लिख दिया। वारंट कोई सा भी हो सकता है, उसके बेस पे डिमांड नोट, रिटर्न नोट बने ही, पर उसी के बेस पे आपका डिमांड नोट, रिटर्न नोट बनेगा। अब इसी के बेस पे डिमांड नोट, रिटर्न नोट के आधार पे ही मटेरियल स्टोर इशू करता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा स्टोर। अब इसके बीच में एक सेक्शन और इन्वॉल्व हुआ, एमसीओ। जो जो भी डिमांड नोट, रिटर्न नोट है, उसको एथराइज करने का काम एमसीओ, मटेरियल कंट्रोल ऑफिस ही डिमांड नोट, रिटर्न नोट को एथराइज करता है। उसके बाद में ही स्टोर सेक्शन मटेरियल को इशू करता है या रिसीव करता है, स्टॉक चार्ज में लेता है। तो अ, अब मान लीजिए कि आपने पेंट की डिमांड करी और स्टॉक में केवल 100 ही लीटर पेंट है, और पेंट की डिमांड 5 सेक्शन कर रहे हैं, और एक ही सेक्शन ने एक साथ में डिमांड कर दिया 100 लीटर की, तो बाकी लोगों का भी काम रुक जाएगा। तो ये एमसीओ ऑफिस ये देखेगा कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी कम है, या इक्वली वो अपने स्वविवेक से, और अब वो देखते हुए कि किसकी डिमांड कैसी है, और कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है, उस हिसाब से उस क्वांटिटी को कम-ज़्यादा कर सकता है। ये अथॉरिटी एमसीयू के पास में है। ये अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि फैक्ट्री में एक साथ में 25 लाख पेपर आए, फोटोकॉपी पेपर। तो सारे सेक्शन, मान लीजिए कोई 20,000 डाल देगा, कोई 50,000 रिक्विजिशन डाल देगा, कोई 1 लाख की रिक्विजिशन डाल देगा। तो अब
पूरी फैक्ट्री के लिए साल भर के लिए 25 लाख आए हैं, तो एमसीओ फिर उसको मॉनिटर करेगा कि किस सेक्शन ने कितना लिया था पिछले बार, उसका कंजम्पशन कितना था, उसके हिसाब से ही वो प्लस माइनस करके चीज़ों को एथराइज़ करता है डिमांड नोट को। तो इसी प्रकार और भी मटेरियल है, तो एमसीओ उस चीज़ों को देखता है और एमसीओ एथराइज़ करता है, उसी के बाद स्टोर सेक्शन इश्यू करता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक में रखा हुआ मटेरियल उसको कंट्रोल करने का काम हो गया। अब मान लीजिए जब एक्सट्रैक्ट आया था, तब भी उसको देखना है कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट के आधार पे कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, कितनी क्वांटिटी किसी डिफरेंट स्टेजेस पे ड्यूस चल रहा है। तो उनको देखते हुए वो एसएचआईएस जनरेट करता है। एसएचआईएस एसएचआईएस स्टोर होल्डर इनेबिलिटी शीट। कल हमने पढ़ा था एसएचआईएस के बारे में। तो स्टोर होल्डर इनेबिलिटी शीट जनरेट करता है। इसको डिटेल में जब एसएचआईएस को पढ़ेंगे तब जाएँगे। अभी हम केवल और केवल एमसीओ को पढ़ रहे हैं। एमसीओ के काम। इसको मटेरियल मैनेजमेंट का भी एक ग्रुप कहा जाता है। उत्पादन प्रोग्राम मतलब कि प्रोडक्शन प्रोग्राम के अनुसार डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की प्लानिंग करता है। उसके पश्चात स्टोर होल्डर इनेबिलिटी शीट तैयार करता है। तो उत्पादन प्रोग्राम के अनुसार से वो एसएचआईएस जनरेट करेगा। वो देखेगा कि कितना मटेरियल रखा हुआ है, तो एसएचआईएस जनरेट हो गई। इसके बाद में मेंटेनेंस आइटम के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी सामान खरीदने के लिए एसएचआईएस जनरेट करता है। स्पेसिफिकेशन, साइज़, शेप, क्वालिटी और उसकी शुद्धता की जाँच कर ये पता लगाता है कि कैसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो मान लीजिए कि ये चश्मे के लिए उसको प्लास्टिक खरीदना है, तो उसके पास में ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन है कि किस तरीके का प्लास्टिक अच्छा रहेगा। और उसके स्पेसिफिकेशन में यदि यूज़र ने कुछ चीज़ छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को वो बता सकता है। उसके अनुसार ही वो एलएफ नंबर जनरेट करता है और आगे बढ़ता है। मोड ऑफ परचेज़ का पता लगाना, जैसे ट्रेड से मँगाना है सामान या आईएफडी से मँगाना है सामान, तो ये उसी के हिसाब से वो कोड हेड डिसाइड करके एसएचआईएस वगैरह आगे बढ़ाता है। मटेरियल का क्लासिफिकेशन करना, एबीसी मतलब कि उसके बेस ऑफ वैल्यू के अनुसार पे हाई वैल्यू आइटम को की कैटेगरी के अनुसार ए, बी, सी के रूप में उसको ये बाइफरकेट करके या क्लासिफाई करके रखता है, उसकी लिस्ट बना करके रखता है। ये एमसीओ का काम एक्स, वाई, जेड ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एक्स, वाई, जेड एनालिसिस क्या होता है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्टॉक को अप टू डेट रखना, बकाया का पता लगाना, सामानों की मॉनिटरिंग का काम, पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना या सरप्लस आइटम हो गया। पहले किसी समय पे ढेर सारा आइटम आ गया था, तो पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको सरप्लस डिक्लेयर करके उसको डिस्पोज़ल एक्शन वगैरह के लिए वो करना चीज़ों को, ये एमसीओ के काम है। ये और काम है रिक्वायरमेंट छमाही में दर्शाना होता है, इसकी उपलब्धता का पता लगाना, चीज़ें वही हैं। नॉन मूविंग नॉन मूविंग आइटम मतलब कि 3 साल तक कोई सा भी आइटम स्टॉक में रखा है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना मटेरियल ड्रॉ हुआ, ना रिटर्न हुआ, ना कोई परचेज़ हुआ, तो उस तरीके के आइटम को नॉन मूविंग में डाल देते हैं। 3 इयर्स से ऊपर हुआ और उसकी लिस्ट अलग से बन जाती है कि ये नॉन मूविंग है। स्लो मूविंग 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल से पहले
थोड़ा-थोड़ा मतलब कि कुछ डिमांड वगैरह ली गई है। 1 साल से 3 साल के बीच में कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुए हैं, तो स्लो मूविंग कहलाएगा। 3 साल से ज़्यादा हो गया तो नॉन मूविंग और 5 साल से ज़्यादा हो गया तो डेड आइटम की लिस्ट में वो डाल देता है। तो इनको मतलब कि मॉनिटर करना आसान होता है कि ये स्लो मूविंग है तो इसको इस तरीके से डिस्पोज़ ऑफ किया जाए या इसको परचेज़ ना किया जाए या बहुत सारे इसके मॉनिटरिंग के प्रोसेस रहते हैं, उनको करना। तो लिस्ट बना करके ये मैनेजमेंट के सामने रख देते हैं। मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीज़न लेता है कि इस तरीके के आइटम का क्या किया जाए। एक आता है म्यूचुअल एड लिस्ट तैयार करना। अब मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में कोई-सा आइटम रखा हुआ है। मान लीजिए टायर ही रखे हुए हैं। आज अब फैक्ट्री को उस टायर की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट सारी फैक्ट्रीज़ को एक लेटर लिखा जाता है कि आपको यदि ज़रूरत है तो आप हमसे टायर ले सकते हैं। तो जिसको ज़रूरत होती तो म्यूचुअल एड स्कीम के अंतर्गत वो टायर ले लेता है, नहीं तो उसको फिर डिस्पोज़ ऑफ करना या वो आगे की प्रोसेस अलग। पर बाहर बेचने के पहले हमारे को 40 फैक्ट्री पहले के ज़माने में 40 फैक्ट्रियों में पूछना पड़ता था कि ये आइटम खराब हो रहा मतलब कि हमारे पास में एक्सेस रखा हुआ आपको तो नहीं चाहिए। तो वो म्यूचुअल एड स्कीम के तहत वो काम किया जाता था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल की प्राप्तियों और जारी करने का बजटरी एस्टीमेट एमसीओ के द्वारा तय किया जाता है। वेटिंग सेल ये पीएनपी कैट सेंटर, प्रोविजनिंग ऑफिस, लोकल अकाउंट ऑफिस से लाइजनिंग करने का काम भी एमसीओ का है। क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वेटिंग वगैरह कराना है, तो फाइनेंस एंड अकाउंट या लेखा कार्यालय से वेटिंग होती है, पीवी से मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैट सेंटर से उसके लिए तो ढेर सारी एजेंसी से इसको एमसीओ को बात करना रहता है। बात करने या वो बात करने या लेटरबाज़ी करने के लिए एक एमसीओ एक एथॉराइज़्ड एजेंसी है। तो बात करने की इस प्रोसेस को लाइज़निंग कहा जाता है। एमसीओ के मेन काम है लेज़र फ़ोलियो नंबर जारी करना, बिन कार्ड खोलना, बिन कार्ड बंद करना, पार्टी कोड अलॉट करना, वेंडर रजिस्ट्रेशन करना 2 वर्ष में और फ़ास्ट स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम की पहचान करना, बिन कार्ड को अलग करना, जनरल आइटम हेतु रिक्विज़िशन बनाना, कैश परचेज़ नंबर अलॉट करना, बिल ऑफ मटेरियल बनाना, ये ढेर सारे काम हैं। तो इसके बाद वे अलग-अलग रिपोर्ट जनरेट करता है। ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम, सी कैटेगरी आइटम की लिस्ट जनरेट करता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इस तरीके की लिस्ट आयत निर्माणी बोर्ड को 10 तारीख के अंदर भेज दी जाती है। तो ये एक कैटेगरी आइटम मतलब हाई वैल्यू आइटम तो एबीसी की लिस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भेज दी जाती तो इसको लिख लीजिए कि 10 तारीख के अंदर मैक्सिमम लिस्ट जो भी रिपोर्ट्स जनरेट करना है तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख के अंदर ही अ, बनानी रहती है। इसके बाद में इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट ये भी मंथली बनती है। सारी रिपोर्ट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी भेजा जाता है। इसके बाद में एक और काम आता है, एलएफ नंबर अलॉटमेंट करना है। एलएफ नंबर सबको मालूम है 10 डिजिट का होता है। तो 10 डिजिट कैसे अलॉट किए जाते हैं, ये आगे हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे ये जो को फिर से लिखा हुआ बिन कार्ड। बिन कार्ड का फुल फॉर्म बैलेंस इंडेक्स नंबर। बिन कार्ड में ही स्टोर कीपर अपना पूरा जो भी स्टॉक में आइटम आ रहा है, इश्यू कर रहा है, कितना बैलेंस बचा वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, स्टोर कीपर करता है। एक सवाल है बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता है? बिन कार्ड को स्टोर कीपर मेंटेन करता है। ये स्टोर स्टॉक ग्रुप का काम है।
अब इसके बाद में लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो 10 डिजिट का होता है। इसमें ये 10 डिजिट, जैसे हमने वर्क ऑर्डर में पढ़ा था कि 9 डिजिट, तो फर्स्ट 2 डिजिट वहाँ पे वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर बताते थे और नेक्स्ट 5 डिजिट अलग है, लास्ट 2 डिजिट अलग। वैसे ही यहाँ पे 10 डिजिट को भी बाइफरकेट किया गया है कि फर्स्ट 2 डिजिट मेजर कोड बताता है, नेक्स्ट माइनर कोड बताता है, नेक्स्ट 3 डिजिट माइनर कोड, उसके बाद में नेक्स्ट 2 डिजिट शेप बताता है, लास्ट के 3 डिजिट साइज को बताते हैं। इसको किस तरीके से बताया गया है, तो ये आगे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। मेजर कोड को आज देखते हैं। जब फर्स्ट 01 से लेकर के 04 तक है, तो ये फेरस आइटम या स्टील आइटम के लिए ये कोड नंबर दिए जाते हैं। 6 टू 8 नॉन फेरस आइटम के लिए फर्स्ट 2 डिजिट अलॉट की जाती है। 9 नंबर ब्लैंक है और 10 नंबर केमिकल पेंट, फ्यूल, लेबोरेटरी आइटम के लिए रहते हैं। और इसी में ये 1 2 3 को बाइफरकेट किया गया है, ग्राइंडिंग भी। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इन चीजों को कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये चीजें और यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे वहां हमने वर्क ऑर्डर को याद किया है, वैसे यहाँ पे इतनी सारी चीजों को नहीं याद करना, केवल ये फर्स्ट वाले की ये वाले फेरस नॉन फेरस है 01 से लेकर के 08 तक, तो अलग अलग उसके लिए अलग अलग दिए गए हैं। माइनर कोड 3 डिजिट का होता है। इसमें मटेरियल के कंपोजिशन को दर्शाया जाता है। इसके बाद में शेप को दर्शाया जाता है। 6 टू 8 6 और 7 नंबर के नंबर जो शेप को दर्शाते हैं। तो किस तरीके का शेप है, इसके लिए पूरी एक बहुत मोटी किताब है एलएफ नंबर अलॉटमेंट करने के लिए, कि एलएफ नंबर को देख करके ही आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस तरीके का मटेरियल है, इसका क्या शेप रहेगा। तो उतनी मोटी किताब कोई भी याद नहीं रख सकता है। ये स्पेसिफिकली काम एमसीओ के ग्रुप का रहता है, तो वो इसको डिसाइड करके देते हैं। लास्ट 3 डिजिट साइज को बताता है। 8वां 9वां 10वां अंक मटेरियल के साइज को बताता है। जैसे गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, तो इसके लिए अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो इसको अभी हम रोकते हैं। हाँ बोलिए। फर्स्ट 2 डिजिट लेजर फोलियो नंबर का। मेजर मेजर कोड मेजर। नेक्स्ट मेजर माइनर माइनर कोड कितने माइनर कितने माइनर थ्री कितने थ्री डिजिट 3 सर डिजिट 3 डिजिट का ये क्या बताते हैं? 23 का कॉन्सेप्ट है। 23 का कॉन्सेप्ट है 2323। सर केमिकल कंपोजिशन को बताता है। ये सब याद मटेरियल 10 कंपोजिशन नंबर। ये याद करने की आपको केवल और केवल माइनर मेजर इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं क्या किसी ने कि मतलब 08 है तो उसका क्या है और 05 है तो क्या है? मैंने तो नहीं ध्यान दिया। नहीं सर। केवल फर्स्ट 2 नहीं डिजिट है। क्या है, नेक्स्ट एक क्या है। अब किसी मतलब कि क्वेश्चन बनाने वाले को आपको फेल ही करना होगा, तो वो उतनी बड़ी मोटी बुक से काम करेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है कि कलर कोडिंग,
स्टोर प्रोसीजर मतलब कलर कोडेड। एमसीयू का हमारे को थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी था, उसको पढ़ लिया। अलग से हमारे सिलेबस में एमसीयू करके कोई चीज का दिया नहीं गया है कि एमसीयू के ऊपर ज्यादा पढ़ना, पर थोड़े से काम हमारे को मालूम होना चाहिए। सर फास्ट फास्ट मूविंग का ड्यूरेशन क्या है सर? फास्ट मूविंग जो 1 साल के अंदर चल रहा है, फास्ट मूविंग नहीं बोलते उसको। ये स्लो देखिए मूविंग एक्टिव क्या बोलते इन्वेंट्री हैं? स्लो मूविंग 1 to 3 years के बीच में जो है। हाँ, एक हो गया 1 साल के अंदर जो काम चल रहा है उसको एक्टिव इन्वेंट्री कहा जाता है। एक्टिव, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और डेड। तो सर 1 year के अंदर जो होता है सर, 1 ईयर के अंदर जो चल रहा है तो वो एक्टिव इन्वेंट्री में कहलाएगा। एक्टिव में चल रहा है ना वो तो। सर ये बिन कार्ड जो होता है हाँ ये हर एक आइटम के लिए अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल, एक और एलएफ सर एक बिन कार्ड। हाँ। यदि मान सर ये लीजिए जो 1 मिनट ऐसे MIS होती एक है, हाँ जो MIS होती है तो ये इसके बनने के बाद में रिसीप्ट वाउचर नंबर कब इसको अलॉट होता है? स्टॉक में लेने के बाद कि इंस्पेक्शन के बाद में? इंस्पेक्शन के बाद। एक क्वेश्चन था उसमें मतलब आंसर दिया हुआ है स्टॉक में लेने के बाद में। नहीं, स्टॉक में तो तब आएगा जब इंस्पेक्शन हो जाएगा तब रिसिप्ट वाउचर। मैंने आपको एक वो बताया था इसकी कि आईजीपी के बाद में एमआईएस बनी 24 घंटे के MIS अंदर। के एमआईएस बनने के बाद में मटेरियल का इंस्पेक्शन होगा। जब इंस्पेक्शन होकर के मटेरियल पास या फेल जो भी होगा, पास होगा तो रिसिप्ट वाउचर बन जाएगा, और फेल होगा तो कंसर्न जहाँ से आया उसको रिटर्न कर दिए, उसका रिसिप्ट वाउचर नहीं बनेगा।